नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम स्वास्थ्य आपका। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपके स्वास्थ्य से संबंधित किसी न किसी एक मुद्दे पे आपसे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार बन रहे हैं और इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में वो उस पर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। आज हम एक ऐसी छोटी सी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में लोग अक्सर ध्यान भी नहीं देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलर्जी की। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इस पर्यावरण इतना प्रदूषण हो चुका है कि लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। कभी धूप से, कभी धूल से, हर एक चीज़ से लोग उस एलर्जी से परेशान हैं। जी हाँ, इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर.के. यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं डॉक्टर आर.के. यादव लंका एलर्जी होम्यो क्लिनिक से हूँ। आज यहाँ इन लोगों ने मुझे मौका दिया एलर्जी के बारे में कुछ बोलने को, कहने को जो है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एलर्जी, ये पता कैसे चले कि आदमी एलर्जी का शिकार हो चुका है, क्योंकि इसके लक्षण क्या है, कैसे आदमी पहचाने कि वो एलर्जी से ग्रसित हो चुका है? पहले इसका एक डेफिनेशन ये बता देना चाहता हूँ। लोग अक्सर ये कहते हैं कि एलर्जी का मतलब कि आपको कमी हो गया है किसी चीज़ से जो है, जी जी। तब आपका इम्यूनिटी पावर कम हो गया है तो एलर्जी हो गया कहते हैं। मगर इम्यूनिटी पावर कम नहीं होता है, इसको हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। जी। हाइपर सेंसिटिव हो जाना, जैसे कि अगर मान लेते किसी को, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि राम के साथ झगड़ा हो गया तो दिमाग में जो टेंशन आता है जी जी। उसको देख करके, तो उसी तरह से जब हमारा किसी का ठंडे के साथ, गर्म के साथ, आम के साथ, अमरूद के साथ खाने से या उसके टच में जाने से जो बॉडी में जैसे छींक आना, नाक से पानी आना, सर्दी हो जाना, ऐसा जो भी लक्षण आता है जी जी। उसको एलर्जी कहते हैं। एलर्जी और इसके लक्षण तो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, जैसे कि छींक आना, नाक से पानी आना, नाक में पॉलिप्स बढ़ जाते हैं, नोज में ब्लॉकेज हो जाते हैं और खराटे भरना। जब नोज ब्लॉकेज हो जाते हैं हमारे तो खराटे आते हैं। मगर इसको लोग, खराटे को लोग एक नॉर्मल ढंग से सब सोचते हैं कि यार थक गया है इसलिए जो है खराटे भर रहा, मगर ऐसी बात नहीं है। जिसकी नोज ब्लॉकेज हो जाती है, नेजल पॉलिप हो जाता है, उसी को ही ये खराटे आते हैं। तो ये भी एलर्जी के अंदर में आता है। मतलब रात में ज्यादा खर्राटे आना भी एलर्जी के डिजीज है जी। उसमें नेजल पॉलिप बढ़ जाते हैं हमारे जी, और वो ब्लॉकेज हो जाते हैं। फिर उसके बाद आंख से पानी आना, आंख लाल हो जाना। आंख से पानी आना में होता है कि जो हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं वो, ठीक है ना, वो ब्लॉकेज हो जाते हैं। जो ब्लॉकेज हो जाते हैं तो आंख के अंदर जो पानी हमेशा निकलता रहता है वो उसको सैक करके अंदर ले जाते हैं, तो सैक नहीं कर पाते तो आंख से पानी बाहर निकलना चालू हो जाता है जी। और आंख लाल हो जाता है, वो कंजक्टिवाइटिस एलर्जी के अंदर में आ जाता है। फ्रंटल साइनस भी हो जाना इसमें सिम्टम्स है। फ्रंटल साइनस में फिर हेडेक बना रहेगा, आपको हमेशा सर भारी रहेगा। साइनस का मतलब होता है एक जगह खाली जगह जो है, तो एक ये फ्रंटल साइनस होता है, नेजल साइनस होता है। तो उस खाली जगह में जो इन्फेक्शन, कफ ऑफ जाके जो जम जाते हैं, फिर उसके वजह से वो प्रॉब्लम चालू होती है, जिसकी वजह से रेगुलर आपको हेडेक बना रहेगा। फिर उसके बाद आपको थ्रोट इन्फेक्शन होना, टॉन्सिल बढ़ जाना, फिर आपके जो है ये थ्रोट, ये सारे टॉन्सिल बनकर ग्लैंड स्वेल कर जाने, सारे जो है कहीं कहीं लिम्फ नोड भी स्वेल करते जाते हैं। बच्चों को देखेंगे छोटे छोटे गर्दन पे स्वेल कर जाते हैं। मतलब टाइम टू टाइम धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, कहीं ना कहीं सिस्टम इसके और बड़े होते जाते हैं। समझने की है कि अगर ये जेनेटिक जाता है, 70 to 80% जेनेटिक जाती है, और इसकी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से हमें तो बहुत सालों तो पता ही नहीं चलता है कि मुझे हो क्या रहा है, एलर्जी वो है या नहीं, क्योंकि सिस्टम छींक आ रहा है, पानी गिर रहा है, लोग इसको बहुत कैजुअल लेते हैं। साधारण सर्दी जी और ये एलर्जी को समझना बड़ा कठिन है और आसान भी है। जो अगर जानकारी नहीं है तो कठिन है। जिस भी व्यक्ति को बार बार छींक आना, नाक से पानी आना, सर्दी हो जाना, खांसी होना, आंख से पानी आना, नाक बंद हो जाना, इस तरह का अगर बार बार सिम्टम्स हैं तो समझ लीजिए कि वो आपको एलर्जी है। मगर हम लोग को समझ में नहीं आता है, तो कहीं से थोड़ा थोड़ा दवा लेकर के हम लोग खाते रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, खाते रहते हैं, फिर आता है वो कैजुअली बहुत लेते हैं उससे। जी, होता चला जाता है। सर, आज जैसा कि आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आजकल डैक्सिमम लोग इस चीज़ से बहुत परेशान, जो धूप से जो इन्फेक्शन जो होता है, जो स्किन के ऊपर बहुत इफेक्टिव होता है, जिसे हम स्किन एलर्जी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर साहब, 1 मिनट के लिए रुकेंगे, छोटी सी कॉल आ रही है हमारे कॉलर की। हेलो जी सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राजेश है, मैं घर से बोल रहा हूँ। मैं
जी राजेश जी, पूछिए आपका क्या सवाल है। मेरा सवाल यही है कि रात में सोता तो जो है वो जो छींक वगैरह जो आती है जी, सोने में दिक्कत ज़्यादा होती है, सो नहीं पाता रात में। अच्छा, रात में आपको बहुत ज़्यादा छींक आती है। जी राजेश जी, मैं भी आपका इस सवाल का जवाब लेती हूँ डॉक्टर साहब से। अब इसमें देखो, ये कोल्ड एलर्जी भी होता है, हीट एलर्जी भी होता है। अब इनको रात को सोते समय छींक आती है, जी, तो अब इनकी एटमॉस्फेयर क्या है रूम की, कहीं ऐसा तो नहीं कि एसी यूज़ करते हैं, ये गर्मी के मौसम में अचानक जो है, या इनको जाड़े में भी ऐसा होता है। तो कुछ लोगों को नाइट एग्रावेशन होता है, और जी। अगर कोल्ड एलर्जी है तो नाइट्स को ही इनको चालू होगी, या तो 10 बजे के बाद, या तो सोने हाँ, के रात बाद। के सोते समय ही इनको, सोते जैसा इन्होंने समय, कहा, हाँ, जी 11-12 बजे के बाद इनकी फिर वो छींक आना या नाक से पानी आना चालू हो जाएगा जी। और ये बेचैन हो जाएंगे जैसे जैसे कोल्ड होगा जो है। अब ये तो जब ये सामने आएंगे तो फिर समझ में आएगा कि इनको कोल्ड एलर्जी है या हीट एलर्जी है, मगर नाइट को एक्चुअल में हो रहा है तो इट में भी कोल्ड एलर्जी हो सकता है इनको जो है। यानी कि राजेश जी को पहले डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना होगा। हाँ, उसका पता चलेगा आपको कोल्ड एलर्जी कोल्ड है एलर्जी कि हीट एलर्जी कि है, ऐसा तो नहीं उसके कि बाद रात को फिर ये एसी यूज करते हो, हाँ, या तो डायरेक्ट गर्मी के दिनों में कूलर के सामने सोते हो, जी, जी। या ये हर एक मौसम इनको होता हो, तो पर्टिकुलर टाइम पे ही इनको एग्रावेशन, उस टाइम में कि जैसे 11 बजे 12 बजे ही हमारी छींका चालू होती जी। है, नाइट को ही जो है, तो उस समय के एटमॉस्फेयर को हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, हाइपर सेंसिटिव हो जाती जी। और छींक आना चालू हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये कॉल पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्किन एलर्जी के बारे में, हाँ, जिससे लोग बहुत ज्यादा आजकल ग्रसित हैं। इसके क्या लक्षण, क्या सिस्टम है कि अब जैसे समझ कि सके किसी हम। को कोल्ड एलर्जी होता है, हीट एलर्जी होता है, जी जी, किसी को एक एक करके ही होता है, किसी को दोनों होता है, एक साथ हो जाता है। हाँ। अभी जी। जैसे ये गर्मी का दिन है, इसमें सन हीट एलर्जी होते हैं लोगों को। इससे क्या होता है, अर्टिकेरिया हो सकता है हमारे बॉडी पे, उसको हिंदी में जुलपुत्ती कहते हैं, ठीक हाँ, है। जुलपुत्ती, उसमें जो जी। है, इसमें जो है, और फिर आपके रैसेस हो सकते हैं रेड कलर के जो है, अर्टिकेरिया में ये उठे उठे जैसे होते हैं। और एक होता है कि अगर जैसे ही हीट मिला फिर खुजली चालू हो जाएंगे उनको, धूप में itching बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, जी। ब्लैकिश होने लगेंगे बॉडी के ऊपर जो है, वो सारी चीज़ जो है। तो गर्मी के दिनों में कोशिश ये करें कि जब भी हम बाहर जाएं तो थोड़ा सा ढक करके चलें, कॉटन कपड़े को ही यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कॉटन जिनको कपड़े। ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे हीट से एलर्जी है, जी। तो ओरिजिनल कॉटन कपड़े को ही वो यूज करें, और वो बाहर चलें जब भी तो ढक करके जाएं, मतलब अपने पूरे बदन- बॉडी को कवर करके कोशिश ज़्यादा करें कि निकले। कॉटन कपड़े से कवर करके जाएं, छाते को यूज करें, इन सभी चीज़ों को यूज करें जरूर। डॉक्टर साहब, जैसा कि पोल्यूशन अब किसी से छुपा नहीं है, लोग बाहर हाँ, ट्रैवल कर ही रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ। धूप के साथ एक दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो अभी- धूल है। अभी जो बनारस की जो स्थिति है, जी जी, मैं कभी कभी बीच में जाके देखता हूँ तो बनारस की स्थिति दिल्ली से भी दयनीय स्थिति होती जा रही जी, है, खराब पोल्यूशन स्थिति के हो मामले रही है। में सही बात है, हाँ, जी। अभी जो मानक है इसका जो है 60 माइक्रोग्राम है, मगर बनारस में 454 माइक्रोग्राम चली गई है, जो मापा गया है जो है। तो पॉल्यूशन की मात्रा तो दिल्ली से भी बुरी स्थिति होती जा रही है हमारे जी, बनारस की। मैं तो सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, कम से कम सप्ताह में एक दिन या महीने में एक दिन हम लोग बनारस में गाड़ी न चलाएं जो है। जी। डॉक्टर साहब, एक हाँ, मिनट, एक कॉल कॉल आ रही है। हेलो जी, अपना नाम बताएं। मैं संतोष बोल रहा हूँ सामने घाट से। जी संतोष जी, पूछिए आपका क्या सवाल है। हाँ, मुझे डॉक्टर से पूछना था कि इस समय गर्मी का मौसम है, ऐसे तो हम लोग हाफ शर्ट वगैरह पहन के निकलते हैं और जो जाते हैं तो बहुत वैसे तो ठीक लगती है हाथों में और बदन में। जी जी, क्या प्रिकॉशन बरते इस समय धूप में निकलने से पहले भी ऐसी गर्मी में? जी, अभी आपके सवाल का जवाब मैं लेती हूँ सर। हाँ, देखिए इन्होंने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा अभी question जिस पे है। हम लोग बात कर रहे थे, जिस वही पे अभी हम लोग related बात है। कर रहे थे, अब जी। इसमें तो एक तो कॉटन कपड़े का यूज करना है, जी। और इनको ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हीट एलर्जी है इनको, सन हीट एलर्जी है। एक हीट एलर्जी होता है, एक सन sun हीट heat से, एलर्जी जी। है, और सन से इनको जो है तो या तो प्रॉपर ये कहीं डॉक्टर को जाके ट्रीटमेंट लेना है। जी। दूसरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, वो उससे बचने के लिए ऑयल लगाते हैं कई सारे जो है मार्केट में कई तरह के वो sunscreen वगैरह। नहीं यूज करना जी। चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि आपको कौन कौन से केमिकल से एलर्जी है या नहीं है। जी जी, कहीं ऐसा ना हो कि उसको लगाने से हो जाए। तो यहाँ फिलहाल अगर अभी जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, पूरे बदन कपड़े जो है कॉटन के कपड़े ही यूज़ करें, जी, ठीक जी। है ना। और छाती को यूज करें, अगर बाहर पैदल चल रहे हैं तो जी, जी। हेलमेट जरूर यूज करें, जिस हिसाब से पॉल्यूशन है बाहर जो है। तो फिलहाल तो इसमें अगर जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तब तक तो ये कहूँगा एक कॉटन कपड़े का ही यूज करें। जी सर, आपकी बात एक बहुत मुझे एक सवाल पूछने के लिए आपसे आतुर कर दिया है। हाँ। आपने कहा कि जो मार्केट में ऑयल से सनस्क्रीन वगैरह मिल रहे हैं, हाँ, उसे आप तुरंत यूज ना करें, जबकि ज्यादातर है कि लड़कियां मैक्सिमम इसको यूज कर रही यहाँ मैं हैं। आपको तो एक चीज बताना चाहूंगा। जी,
हम लोग किसी भी क्रीम को यूज करने से पहले एक बार इंटरनल पार्ट में लगाना चाहिए, जैसे कि हाथ में यहाँ ऐसे लगा के देख लिए, जी, जी। कहीं भी पैर में लगा के देख लें। कोई भी फेस पे क्रीम लगाने से पहले जी। एक कहीं इंटरनल पार्ट में, पैर में, हाथ में लगा के देख लें आप कि हमारे ऊपर कोई उसका रिएक्शन तो नहीं हो रहा है ना, कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है ना। डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना चाहिए, कभी भी किसी भी क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। सन क्रीम बहुत लोग लगाते हैं, मगर अगर उनको सन क्रीम से एलर्जी होगा तब तो फिर वो लगाने के बाद उनको परेशानी और बढ़ दिक्कत बढ़ जाएगी। वो तुरंत तो समझ में नहीं आएगा, कुछ सालों कुछ महीनों के बाद समझ में आएगा। जी, जी। तो इसलिए कोई लगाने की जरूरत नहीं है। सन से हमें विटामिन डी मिलता है। जी। अगर आपको एलर्जी नहीं है तो आप इसी तरह से जाइए, कॉटन कपड़े का यूज करिए, आप आराम से घूमिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सन क्रीम की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। नहीं पड़ती है। सर ये क्या एलर्जी जेनेटिक रीजन से भी ट्रांसफर होता है आपके अंदर? ये 70 to 80% जेनेटिक्स आता है। अच्छा। इसमें एक बहुत सुंदर सी शुरू की पहचान है। अगर किसी मदर फादर को एलर्जी है तो उसके बच्चे को पैदा होने के बाद निमोनिया तो होना तय है। ओके। हाँ, अगर निमोनिया हुआ और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं हुई तो उसके बाद फिर वो एलर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एलर्जी हुआ और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई तो वो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बेटा बाप दादा, बेटा हो गया निमोनिया और बाप हो गया एलर्जी और दमा हो गया दादा जो है जी। ये। और सबसे बड़ी अभी जो दुर्भाग्य है, हमारे हिंदुस्तान में इसके प्रति कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है। जी, जी। सारे डिजीज के लिए है, इसके लिए नहीं है। लोग इसको बहुत लाइटली भी लेते हैं। नहीं, उनको तो पता ही नहीं है, उनको लगता है ये साधारण सा कुछ होगा ऐसा ही। बहुत दिनों के बाद 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल के बाद उनको कोई फिर डॉक्टर बताता है आपको एलर्जी हो गया है। जी। एलर्जी को मेडिकल साइंस में इनकरेबल डिजीज कह दिया गया है, नहीं ठीक होने वाली बीमारी। इस पे काम करने वाले डॉक्टर भी बहुत कम है, क्योंकि भाई जो इलाज करेगा उसको तो ठीक करना होगा। तो ये बहुत टफ है और अवेयरनेस नहीं होने की वजह से पेशेंट बेचारे लोग अपना डॉक्टर बदल बदल के घूमते रहते हैं, लास्ट में उनको दमा हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब, अगर शहरों की अपेक्षा गांव में देखें तो एलर्जी के जो सिस्टम होते तो हैं लेकिन बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे मतलब सब कुछ बहुत नेचुरल, उसके बावजूद भी कैसे मतलब वहाँ पे ये चीज़ इतनी फैलती है? वहाँ देखिए पॉल्यूशन तो वहाँ नहीं है, मगर वहाँ एक पार्थेलियन के पौधे जिसको गाजर घास कहते हैं, गाजर घास, जो गेहूं के बीज के साथ ऑस्ट्रेलिया से हमारे देश में आया कई साल पहले, और वो तेजी से खेतों में, सड़क के किनारे और वो फैलता चला गया। जी, जी। उसमें छोटे छोटे सफेद फूल जैसे लगे होते हैं। अभी एक छोटे से कॉल के बाद इस पे हम बात करेंगे डॉक्टर साहब। हेलो जी, जितेंद्र जी बताएं। जी। जी जी जी, ये वाकई में बहुत अच्छा सा सवाल है डॉक्टर साहब, क्योंकि आजकल जनरली लोग इसको यूज़ करते हैं गर्मियों के दिन में। तो क्या नहीं, ये अगर उनको अगर उससे दिक्कत हो रही है तो फिर वो परफ्यूम एलर्जी में आ गया वो, अगर उससे उनको इचिंग हो रही है ऐसा हाँ, कुछ तो। हाँ। जब हम लोग इसमें एक पैकेज टेस्ट भी होता है जिसमें सारी चीज़ें पता लग जाता है कि किससे आपको एलर्जी है किससे नहीं है। मगर पेशेंट भी खुद समझ सकता है, जैसे ये परफ्यूम डिओ है वह कुछ भी लगा रहे हैं, ठीक है, उससे इनको किसी भी तरह का सिम्टम्स आ रहा है, जैसे इचिंग हो रहा है, अर्टिकेरिया आ रहा है, या तो छींक आ रहा है, या तो नाक से पानी आने लग रहा है, इट मीन्स उनको जो परफ्यूम से एलर्जी है। तो फिलहाल तो उससे दूरी बना लें। दूरी बना लेंगे तो आधी बीमारी आपके ऐसे दूर हो जाएगी। और मगर खुद को तो दूर रख सकते हैं, मगर अगर कोई दूसरा कोई लगा रहा है उसके नजदीक में जाने के बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो आपको सबसे बेहतर है कि फिर इसकी एक अच्छी सी ट्रीटमेंट आप ले लें। और होम्योपैथ में तो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है इसकी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है होम्योपैथ की। और हमारे पास आज के डेट में, मैं 10 सालों से काम कर रहा हूँ, 5 से 8 हज़ार के करीब पेशेंट ठीक भी हो चुके हैं, जो कि इनक्योरेबल डिजीज है। ये इनक्योरेबल डिजीज है। मगर होम्योपैथ में जब हमने शुरुआत किया था तो मुझे याद है एक पेशेंट ने कहा था, क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप थोड़ा एलर्जी ठीक करके दिखाओ। शुरू में तो बहुत तकलीफ हुआ, मगर आज के डेट में होम्योपैथ से बहुत आसानी से ट्रीटमेंट हो जा रहा है। मगर जो पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट लेगा और उसको जरूर है कि इसमें ठीक हो जाता है। कुछ प्रिकॉशंस भी वो लेता रहेगा साथ में। प्रिकॉशन लेता रहेगा। जिन चीज़ों से एलर्जी है थोड़ा सा उससे दूरी तो बनानी पड़ेगी, ये तो जरूरी है। सर, अभी कॉल पे जाने से पहले हम गाजर घास के बारे में आप कुछ बता रहे थे अभी। तो ये गाजर घास जो है खेतों में और रोड के किनारे बहुत पाए जाते हैं, और इसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल जैसा लगा होता है। ये एलर्जी का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कारण है, गाजर घास।
शहरों में अभी तो नहीं, कम दिख रहे हैं, देहातों में। और एलर्जी पेशेंट शहर में तो है ही हैं, मगर गांव में भी बहुत ज़्यादा हैं। अब वो जैसे खेतों में है, उसके टच में जा रहे हैं, उसको लोग हाथ से कबारते भी हैं, उसको कबार करके जंगली घास है उसको कबार के फेंकते हैं। जो उसको कबारते हैं उसको बाद में या तो स्किन एलर्जी या तो राइनाइटिस एलर्जी हो जाता है। तो अभी इसकी उनको मालूम ही नहीं है कि होता क्या चीज़ है, इसे क्या क्या हो सकता है। और वो गांव में कुछ दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद शहरों में आते हैं जी। तो हम लोग के पास इस समय तो सबसे ज़्यादा गांव के पेशेंट आ रहे हैं। जब उनको पता चल रहा है कि ये मुझे एलर्जी है तो गांव के पेशेंट जा रहे हैं। तो मैं इसकी अवेयरनेस की जरूरत है, और गाजर घास रियली में सबसे बड़ा कारण है एलर्जी का सबसे बड़ा। सर तो ये स्किन एलर्जी की जो भी हम एक कॉल ले लेते हैं सर। हेलो जी सर, अपना नाम बताएं। कमलेश जी। जी कमलेश जी, अपना सवाल पूछें आप। जी जी क्या होते हैं दही खाने के बाद सर, आपको क्या होता है? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैं भी आपका जवाब लेती हूँ। दही से सर? हाँ, दही से होता खाने पीने से भी सर होता है बहुत से लोगों को। फूड एलर्जी बोलते हैं उसमें किसी को भी खाने से, किसी को जैसे चावल खाने से, किसी को रोटी खाने से, किसी को दाल खाने से, ये तो पूरा वो चेकअप होता है। फूड एलर्जी पूरा पैकेज चेकअप होता है। उसमें तो कर्ड एलर्जी होते हैं, जैसे ही आप दही खाएंगे छींक आएगा, या किसी को रेसेस आ जाएंगे, जो भी सिम्टम्स हैं। किसी को 2-3 सिम्टम्स होते हैं, किसी को कई सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो फिलहाल अगर दही से एलर्जी है तो न खाएं जो है। यानी कि एलर्जी में सर सबसे पहले आप उस चीज को देखिए और उससे दूरी बना लें। पहला तो ये है कि दूरी बना ले, फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें उस चीज के लिए। हाँ, सबसे होता है। बहुत लोगों को दूध से भी एलर्जी होता है, ठंडे पानी से होता है, गाजर से होता है, मूली से होता है, आम से होता है, अमरूद से होता है, मगर वो टोटल चेकअप में आ जाता है। जी जी। तो हम लोग हमारे होम्योपैथ में बहुत अच्छा सुविधा ये है कि जिस चीज़ से है, जान मान लेते हैं कि केला से एलर्जी है तो रूमेक्स मेडिसिन सेलेक्ट होकर के आ गया, डस्ट एलर्जी है, ब्रोमियम सेलेक्ट होकर के, इस तरह से पूरा रिपोर्टराइज करते हैं। तो हम लोग पूरा टेस्ट करा लेते हैं कितना % एलर्जी है। तो अभी मैं जो ट्रीटमेंट देता हूँ पैथोलॉजिकल सिम्टोमेटिकल दोनों करता हूँ। पैथोलॉजिकल से ये डायग्नोस हो जाता है पेशेंट के पास कितना % एलर्जी है और किन किन चीजों से एलर्जी है। सिम्टोमेटिकल जो भी पैथोलॉजी से छूटा वो सिम्टोमेटिकल में आ जाता है, क्योंकि पैथोलॉजिकल में कोल्ड एलर्जी, हीट एलर्जी और वेदर चेंजेज एलर्जी ये सब नहीं आते हैं। तो ये सिम्टोमेटिकल हो गए जी। सर एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी जी, बताएं कमलेश जी। हम अभी आपको पूरा पता सर का देते हैं। सर अगर हमारे कोई जो पेशेंट है एलर्जी ट्रीटमेंट जो करवाना चाहे आपसे, तो सर वो आपसे कहाँ मिल सकते हैं? हमारी क्लिनिक लंका पे है, रश्मि नगर में। और अगर सर्च भी करेंगे गूगल पे एलर्जी डॉक्टर इन वाराणसी तो वहाँ भी आ जाएगा एलर्जी होम्यो क्लिनिक। और सुबह 8 से 11, शाम को 5 से 8 लंका पे रश्मि नगर में एलर्जी होम्यो क्लिनिक में मुलाकात। ठीक है, तो आप कमलेश जी एलर्जी होम्यो क्लिनिक में जाके सर से मिल सकते हैं। सुबह 8 से 11 और शाम को 5 से 8 बजे तक आप जाके सर से मिल सकते हैं। सर तो अभी हमारी वो बात पूरी नहीं हो पाई थी, वो गाजर घास की हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है इस चीज को जानना, क्योंकि वो तो उसको छुएंगे ही। तो सर उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या कुछ ग्लव्स या क्या मतलब? अब वो सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें अवेयरनेस के तहत उसको पहले तो उसको निकालना जी। और अब जो व्यक्ति निकालेगा उसको तो होना तय है अगर वो लंबे समय तक, और अगर उस जो व्यक्ति निकालने जा रहा है उसके जीन्स में कहीं न कहीं कोई एलर्जेटिक रहा है तो वो तो तुरंत उसको इफेक्टिव हो जाएगा। अगर जीन्स में इफेक्टिव नहीं है, पहले से नहीं है, तो उसको टाइम लगेगा। तो इसको तो निकालना, वहाँ से साफ करना वो एक जरूरी है, मगर अभी तो लोगों को पता ही नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस होंगे सर जिसको लेके आप अगर उसे करें तो आप उससे बच सकते हैं? प्रिकॉशन में क्या है, अब तो यहाँ विदेशों जैसा डेवलप है नहीं कि आदमी जब खेतों में जाए तो लंबे शूज पहन के जाए, प्लास्टिक वाले हैंड ग्लव्स पहन करके जाए। तो उस तरह से अगर वो जाते हैं तो उनके लिए बेनिफिट है। अदरवाइज पैर में टच होंगे, हाथ में टच होंगे, उसको हाथ से डायरेक्ट निकालेंगे तो फिर उनको सारे एलर्जी होना तय है। राइनाइटिस एलर्जी, स्किन एलर्जी दोनों हो जाएंगे।
दोस्तों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे और आपके सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बनारस एक ऐसा नाम जो हमारी संस्कृति की पहचान है, और इसी बनारस में सालों से गोविंद वस्त्रालय भी एक पहचान है गारमेंट्स की दुनिया में। लगातार कई सालों से आपको दे रहा शानदार परिधानों की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल, कैजुअल एंड पार्टी वेयर का डिजाइनर कलेक्शन, किड्स एवं टीन्स वेयर, लेटेस्ट वेडिंग कलेक्शन। गोविंद वस्त्रालय आपका जाना पहचाना शोरूम गोदौलिया के बाद अब सिगरा पर भी। सिगरा पेट्रोल पंप चौराहे पर महमूदगंज रोड की तरफ। स्वागत है दोस्तों इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका। जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले हम स्किन एलर्जी के बारे में सर से बात कर रहे थे, एलर्जी के बारे में सर से बात कर रहे थे। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि हमारे पास एक कॉल भी आई थी कि वो धूप में जाते हैं तो उनको रैसेस हो जाते हैं, दिक्कत होती है, तो आपने कहा कपड़े वगैरह पहन के। अगर इस चीज़ को कोई बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान न दे उस चीज़ पे, तो उसका नेक्स्ट लेवल क्या होता है? वो किस रूप में सब व्यक्ति के सामने आता है? अगर देखिए स्किन एलर्जी है जी, हाँ, और आप उसका प्रॉपर वे में अगर ट्रीटमेंट नहीं ले रही हैं जी, अगर उसे निगलेक्ट कर रही हैं, हाँ, तो निगलेक्ट कर रही हैं, बहुत दिन तक अरे कुछ नहीं है, ऐसा जैसा चल रहा है जैसे, तो धीरे धीरे फिर जा करके आपका जो है राइनाइटिस एलर्जी, और फिर राइनाइटिस एलर्जी नहीं बढ़िया से हुआ तो फिर वो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। वो अस्थमा में कन्वर्ट हो हाँ, जाता है। देखिए कोई भी एलर्जी हो, राइनाइटिस एलर्जी हो या स्किन एलर्जी हो, दोनों अंत में जाकर के अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। पेशेंट बाद में बोलता है कि सर अब मुझे कोई रैशेस नहीं होता, कोई खुजली नहीं होता, मगर जब भी मौसम बदलता है या फिर केला खाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो अब सिर्फ सांस फूलने लगता है, मेरा वो सब ठीक हो गया। वो ठीक हुआ नहीं, वो सीधे अस्थमा में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है जी, और उसके पुराने सिस्टम खत्म हो जाते हैं। हाँ, खत्म हो जाते जी हैं। सर, अगर हम फूड एलर्जी की बात कर रहे थे, जैसे किसी को दही से, केले से या सेव से एलर्जी है खाने से, तो आफ्टर ट्रीटमेंट क्या वो कंटिन्यू कर सकता है या लाइफ टाइम के लिए उसको? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे जब पैकेज टेस्ट करा लेते हैं जी, जी। तो जिन जिन चीज़ों से एलर्जी है शुरू में उसको जो है हम लोग बंद करवा देते हैं जी, उससे रिलेटेड मेडिसिन तो चला देते हैं। फिर 3, 4, 5 महीने के बाद जिसकी कम परसेंटेज है, जैसे कि केला से एलर्जी है आपको, जी, जी, वो 1.2 है, हाँ, तो ऐसे कुछ कम है तो फिर उसको खिलाना चालू करते हैं 2, 3, 4 महीने के बाद। अगर उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो फिर अगला जिससे फूड एलर्जी थी, मानते दही से, फिर वो खिला के देखते हैं। फिर अगला जिसका ज़्यादा हायर रहा है परसेंटेज, जैसे 4.2 है, ऐसा कुछ है, तो उसको लास्ट में देखता हूँ खिला करके। अगर वो नहीं बियर कर पाता है तो उसको कहता हूँ भाई एक चीज़ बंद कर दो और बाकी सब खाना चालू कर दो, फिर दवाइयाँ भी हम बंद कर देते हैं। जी सर, अगर जो जेनेटिक रूप से इससे इफेक्टिव नहीं है, जिसको जेनेटिक की प्रॉब्लम मतलब उसकी फैमिली में किसी को नहीं रही है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो इस चीज़ से अफेक्टेड हो चुका है, तो क्या इसके बॉडी में कोई कमी से या किस चीज़ से उसको एलर्जी से ग्रसित है? कुछ लोग को फूलों से एलर्जी हो जाती है। इसमें देखिए हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर होता है जिसमें एंटीजीन आईजी, ठीक है ना, एंटीजीन आईजी जब हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, तो हाइपर सेंसिटिव हर एक व्यक्ति में अलग अलग ढंग से होता है। तो हाइपर सेंसिटिव किसी को जैसे कि हो गया फूल से हो गया, किसी को परफ्यूम से हो गया, किसी को ठंडा से हो गया, किसी को गर्म से हो गया, किसी को कोई कॉस्मेटिक क्रीम से हो गया, तो सबको अलग अलग ढंग से होगा। जिसको जिस चीज से रहेगा उसके टच में जाने से फिर सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे, छींक आना, रेसेस होना, जुलपुत्ती होना, टिकेरिया आना, इस तरह के सिम्टम्स ये चालू हो जाते हैं। विजिबल सिस्टम स्टार्ट हो जाते हैं उसके। हाँ 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 हाँ, द फैक्ट वर्ड इज विजिबल सिस्टम मिलते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा ध्यान देके सिस्टम को पहचान सकते हैं और फर्स्ट स्टेप पे इसका इलाज करके आप इससे फ्री हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं आगे इसको बढ़ाऊं इस चर्चा को, तो एलर्जी से लोग बहुत कॉमनली लेते हैं, लेकिन आजकल जो मार्केट में जो कॉस्मेटिक्स मिल रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे यूथ के लिए। उन कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल से भी लोग बहुत परेशान हैं कहीं ना कहीं।
तो उसका क्या मतलब, उससे कैसे लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उससे क्या सिस्टम उन्हें देखने को मिलते देखिए हैं? मैं कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कोई जी। भी क्रीम को अगर यूज करना बॉडी हो पे अगर तो सर कोई स्प्रे आप बाल पे यूज करें से कलर वगैरह, तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। जी, तो उसको सर कैसे, कहाँ पे आप कुछ स्टार्ट नहीं, करेंगे? अगर जैसे कि अब जितना ही हम लोग केमिकल यूज करेंगे, जी, जी। जैसे डाई यूज करेंगे, शैम्पू यूज करेंगे, हेयर फॉलिंग भी एलर्जी के अंदर में आता है। हेयर फॉल, हेयर फॉल भी, हमारा बाल जो है पर डे जो है 0.5 पॉइंट जो है ग्रोथ करता है, बढ़ता है। जी, हम लोग जैसे कि शैम्पू यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, साबुन यूज कर रहे हैं, हमें अभी ये मालूम नहीं कि हमारी बॉडी एलर्जेटिक है या नहीं है। तो जब यूज कर रहे हैं तो बहुत दिन तो यूज करने के लिए अब जैसे बाल तो हमारे अंदर से न्यूट्रिशन ले रहा है, हाँ। मगर जब उस पर केमिकल डाल रहे हैं तो वो तो धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेना कम कर दिया। जो न्यूट्रिशन लेना कम कर देगा तो बाल हमारी कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी तो हेयर फॉल होना चालू हो जाएगा। कुछ लोगों के बाल जल्दी जल्दी पकने लगेंगे जो है। तो इसलिए कोशिश तो ये करना चाहिए कि जितना जितना हो सके केमिकल से बचें हम लोग जो है। और एक नेचुरल चीज़ से के नज़दीक में जाएं और नेचुरल चूल से चीज़ से बाल धोएं, मुल्तानी मिट्टी से, आंवला रीठा सिकाकाई से। मगर आंवला ठंडा होता है तो उसको ध्यान से रीठा सिकाकाई से भी धो सकते हैं, जिसको अगर ठंडे से एलर्जी तो आंवला से ना हो, धोएं जो है। और क्रीम को कभी भी एक चीज़ तो ध्यान रखना ही है कि डायरेक्ट फेस के ऊपर ना लगाएं। कहीं ना कहीं उसे पॉट पे पहले यूज कर लें, आफ्टर दैट। हाँ, और जैसे बहुत सारे आज जैसे ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, तो लोग जिसका जैसे ब्लीच करना हो, फेशियल करना हो, तो पहले एक बार वो क्रीम को लगा के देख लें बॉडी के ऊपर कि नहीं भाई इसको लगाना है, फेस पे नहीं लगाना है। और डायरेक्ट लगा दिया, अगर उसको स्किन एलर्जी हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा चेहरे पे। तो इसलिए करें, आप फेशियल करें, ब्लीच करें, मगर पेशेंट से एक बार थोड़ा सिम्टम्स ले लें, कहीं आपको इस तरह से कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि सौंदर्य बढ़ाएं लेकिन सावधानी के साथ बढ़ाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एलर्जी नहीं है, स्किन एलर्जी कोई बात नहीं है, मगर एक बार खुद को समझें और वहां जाकर अगर आपको स्किन एलर्जी है तो पार्लर में भी जाके बताएं कि मुझे स्किन एलर्जी है। उस तरह से आप मुझे टेस्ट कर लीजिए कौन से क्रीम मेरे ऊपर सूट करेगा, उस क्रीम से मुझे फेशियल करिए, या तो फ्रूट मसाज करा सकती हैं। मगर किसी को फ्रूट से भी एलर्जी होता है तो उसमें भी ये समझना होगा कि आपको किस फ्रूट से एलर्जी है, नहीं है जी। हाँ, वो सारी चीजें जो हैं तो वो देख करके ही कराना होगा जी। डॉक्टर साहब, आप जो होम्योपैथिक के थ्रू जो एलर्जी का इलाज करते हैं लोगों का, ये लगभग कितना टाइम ड्यूरेशन का होता है? ये सवाल को भी थोड़ा यहाँ पॉज करते हैं सर, एक छोटी सी कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं। जी सुरेंद्र जी, पूछिए, आपका क्या सवाल है? जी जी सुरेंद्र जी, मैं भी पूछती हूँ, थोड़ा टॉपिक से हट के एकदम सवाल पूछ लिया, लेकिन फिर भी यहाँ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जी। इस समय जो रूमेटिक पेन होते हैं, जी जी, ज्वाइंट पेन होते हैं, इसके अंदर भी एक एलर्जेटिक रूमेटिक पेन होते हैं। तो एलर्जेटिक रूमेटिक पेन जो होंगे वो इनक्योरेबल होते हैं, जल्दी वो भी ठीक नहीं होते हैं। जी जी। इसलिए देखेंगे कि ज्यादातर पेशेंट जो है वो डॉक्टर बदलते रहते हैं। हाँ, एक तो के बाद दूसरा। उसमें जो होता है वो एलर्जेटिक रूमेटिक पेन में क्या होता है कि जैसे किसी को कोल्ड से है, किसी को हीट से है, अगर तो फिर कोल्ड से है तो कोल्ड के दिनों में उसकी हालत खराब हो जाती है, जी, ज्यादा दर्द बढ़ जाता है, बढ़ जाते हैं, और गर्मी के दिन में आके ठीक हो जाते हैं। तो कहीं एलर्जेटिक तो नहीं है, या तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यूरिक एसिड बढ़ गया। तो इसके कुछ बाहरी सिस्टम नहीं दिखते हैं? जैसे स्किन में एलर्जी तो आपको बाहरी सिस्टम दिखता है कि हाँ आपका रेशेस शुरू हो जाएगा, इचिंग आ जाएगी, लेकिन वो घुटने का समझ में नहीं आता। वो तो ऐसा नहीं समझ में आएगा, वो तो फिर या तो टेस्ट एलर्जी टेस्ट करा के देखना होगा, आईजी टेस्ट होता है कितना % एलर्जी। तो सर आप इन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? यहाँ तो अब इनका तो देखना होगा कि कहीं एलर्जेटिक अगर पहले से है तो एलर्जेटिक रूमेटिक पेन होगा, अदरवाइज फिर या तो यूरिक एसिड करा के देखना होगा कहीं यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ गया है, या तो फिर और कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं हो गया है। तो इस हिसाब से फिर और किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो होम्योपैथ दवा से इनका एकदम ठीक हो जाएगा जो है। तो आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सर मिस्टर आर के यादव से भी आप मिल सकते हैं। सर, अभी हम कॉल लेने से पहले बात कर रहे थे कि आप जो होम्योपैथिक को तो जो ट्रीटमेंट देते हैं लगभग कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है? इसमें देखिए परसेंटेज के ऊपर है कि हमने जो अपने प्रैक्टिस में देखा है कि अब वो जो आईजी जो रिपोर्ट होती है कितना %, तो 158 नॉर्मल होता है उसका। जी जी, ठीक है, 158 के करीब नॉर्मल होता है। किसी का अगर मानते हैं 600 है, किसी का अगर 800 है, तो उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट जाती है। अब हम लोग मेडिसिन चलाते हैं, जैसे अभी 3 टाइम मेडिसिन चल रही है पेशेंट के,
उस हिसाब से पोटेंसी सिलेक्शन करते हैं जी कि 30 दिया जाए, 200 दिया जाए या 50 मिलीसीमेंस दिया जाए, हाँ, या हायर पोटेंसी दिया जाए। तो अब ये डिपेंड होता है कि पेशेंट के पास कितना % एलर्जी है, उसके अनुसार किसी का 6 मंथ, किसी का 1 ईयर, किसी का 2 ईयर, इस तरह से ट्रीटमेंट जाता है जो है। लगभग 3 to 4 मंथ में 25 से 50% करीब उसका रिजल्ट आता है। अब ये पेशेंट कितना वेट एंड वॉच कर पाता है जो है, क्योंकि हमें एलर्जी के पेशेंट का रिजल्ट तो 3 महीने के बाद ही आना चालू होता है कि क्या उसमें हाँ इम्प्रूवमेंट आने लगते हो रही हैं। है, जैसे जी। फर्स्ट मंथ में करीब जो है 5 से 10% रिजल्ट आते हैं, सेकेंड मंथ में करीब 20% रिजल्ट आते हैं, जी, जी। थर्ड मंथ से करीब 30 से 50% रिजल्ट आना चालू करते हैं। तो जो पेशेंट यहाँ हम लोग के पास आए हैं और 3-4 मंथ के बाद ही उनको रिजल्ट आना चालू हुआ है, तो 3-4 मंथ तो वेट करना ही पड़ेगा। यानी काफी पेशेंस फुल ट्रीटमेंट है ये। पेशेंस फुल है, और हम सभी लोगों को बाद में फिर 2 टाइम मेडिसिन, फिर 1 टाइम मेडिसिन करके फिर बंद कर दिया हमने जो है। ओके अच्छा, और अपने पास सबकी फाइल पड़ी होती है, और अभी मानते हो पेशेंट कहीं भी बाहर चला गया, और ट्रीटमेंट उसकी कंप्लीट हो चुकी है, दवा में बंद कर दिया हूँ, बाहर चला गया, किसी भी दूसरे देश चला गया, दूसरे स्टेट चला गया, तो उसको नहीं किसी डॉक्टर पास जाने की जरूरत पड़ती है, ना आने की जरूरत पड़ती है। एक फ़ोन करता है, फाइल नंबर बताता है, और उसकी दवा या तो यहाँ बता दी जाती है, प्रोवाइड करवा देते हैं, वहाँ से आप ले लीजिए, नहीं तो जी, बाई जी। कोरियर उनको भेज दिया जाता है। इतनी बड़ी फैसिलिटी आप हाँ, लाइफ provide टाइम करवाते ट्रीटमेंट हैं। है, मतलब कहीं भी जो है जो। एक और इसमें बताऊंगा आपको, जो फेस के ऊपर रिकरेंट बॉइल्स होते हैं, जी हाँ, तो एलर्जेटिक रिकरेंट बॉइल्स जो लड़कियों को चेहरे पे ज्यादा होते हैं, जी। एक दाना, ये दाना पूरे हाँ, चेहरे पे भर 1 से जाते 2, हैं। 2 से हाँ, 3 हाँ, पूरा भर जाता है जी। उसमें ये होता है कि एक दाना ठीक हुआ, फिर दूसरा हो जाएगा, एक दाना ठीक होगा, दूसरा फिर हो होता जाता स्टार्ट रहता है। उसको एलर्जेटिक रिकरेंट बॉइल्स बोलते हैं वो। जी और वो इतनी जबरदस्त, वो या तो चेहरे के ऊपर होता है या तो पीठ साइड में, बैक में होता है। सर ये किस चीज से, धूप से होता है, धूल से, मतलब अब वो तो टेस्ट के ऊपर डिपेंड है, मतलब वो हर टेस्ट किसी को समझ- अलग-अलग चीजों अलग-अलग से ढंग इफेक्ट से कर होता सकता है। जी हाँ, जी हाँ, हाँ। जी और ये लड़कियों में ज्यादा पाया गया है। मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आई हैं जिनके फेस के ऊपर ऐसा हुआ, जी। और वो किसी भी दवा से जल्दी ठीक नहीं होते। मेरे पास तो 3 से 5 मंथ में एकदम क्योर ही हो जाता है वो। जी जी हाँ, मेडिसिन चलते हैं और एकदम ठीक हो गए। हजार पेशेंट, लड़कियां लगभग ठीक हो चुकी हैं जो तो है। हमारे यहाँ जो लड़कियां इस समय ये प्रोग्राम देख रही होंगी, वाकई वो बहुत खुश होंगी इस चीज़ से। और सर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ट्रीटमेंट आप देते हैं 6 महीने का, 8 महीने का जो भी हाँ, होता हाँ, है, हाँ। तो ट्रीटमेंट लेने के बाद क्या, जब वो अगर वो ठीक हो गया तो फिर हाँ। दोबारा अगर उसके संपर्क में, क्या दोबारा वो बीमारी भरने की संभावनाएं हाँ, रहती नहीं, हैं? अगर किसी चीज़ से, मेरा कहने का मतलब जिस चीज़ से एलर्जी है, और अगर ठीक होने के बाद में उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेगा, जी, जी। उसके अटैचमेंट ज़्यादा रहने लगेगा, तो ये होने की चांस है, हो जी। सकता है। क्योंकि मेडिकल साइंस में तो इसको इनक्योरेबल डिजीज कहा गया है, जी जी, नहीं ठीक होने वाली बीमारी। यानी आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसे खत्म नहीं कर नहीं, सकते। ऐसी बात नहीं है। हमने होम्योपैथ दवा के द्वारा देखा है कि अभी करीब मैं 10 सालों से काम कर रहा हूँ, तो जो शुरू के दौर में जो ठीक हो गया अभी तक ठीक है, जी उसको हुआ नहीं। और दूसरी बात, हमारे पास है एक जो व्यवस्था रखा, मैंने फाइल बना के रखा हूँ, अगर 2 साल 3 साल के बाद कभी ऐसा कुछ हुआ भी, तो उसकी तो मेडिसिन वहाँ सेलेक्ट होकर के रखी हुई है, 1-2 राउंड खाया, ठीक हो गया। तो हमने होम्योपैथ के द्वारा ये देखा है जी, जी। कि जो व्यक्ति ठीक हो गया है, दोबारा हुआ नहीं है, अगर वो सावधानी से बाद में रहा तो, थोड़े प्रिकॉशंस की लाइफ टाइम प्रिकॉशन जरूरत पड़ती लिया है। तो एकदम ठीक होगा। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चाएं बहुत हुई, क्या आप मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी दर्शकों की समस्याएं आज यहाँ पे उनका समाधान हुआ होगा। हमारे सभी दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिले होंगे, वो पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। डॉक्टर साहब, क्या विद्यालय इससे पहले आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बनारस की जो स्थिति है उसके अनुसार ये कि हर एक व्यक्ति लोग हेलमेट ज़रूर यूज़ करें, मास्क लगा के चलें, कॉटन कपड़े को ही यूज़ करें, और जैसे ही आपको महसूस होता है कि मुझे जो भी सिम्टम्स है, छींक आना, नाक से पानी आना, सर्दी हो जाना, खांसी होना या स्किन एलर्जी, तो उसको तुरंत आप इग्नोर ना करें, और उसके तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा कर के या फिर हमारे क्लिनिक में आकर के आप आकर के उसका पूर्ण रूप से उपचार पा सकते हैं। होम्योपैथ द्वारा इसका पूर्ण रूप से उपचार है और ये ठीक हो जाता है। और होम्योपैथ एक ऐसा इलाज है कि आपको इससे कोई एलर्जी भी नहीं होगी। एलर्जी का भी अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको कोई एलर्जी नहीं कोई होगी, साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको उसके ऊपर। और हाँ, ये थोड़ा पेशेंसफुल ट्रीटमेंट है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको 3 महीने 4 महीने बाद आपको रिजल्ट आने शुरू होते हैं। तो आप अगर किसी भी समस्या से ऐसे ग्रसित हैं, किसी भी एलर्जी से, तो आप हमारे डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, जिसका पता हम आपको दे चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप आज पूरी तरीके से संतुष्ट हुए होंगे हमारे शो से। अगली बार इसी दिन इसी समय हम फिर मिलेंगे आपसे।
आपकी एक नई समस्या के साथ, आपके स्वास्थ्य के किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद।